बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुबशर बासी एडवोकेट एट इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो सिविल प्रोसीजरल कोड 1908 की सेक्शन 9, 12, 15 एंड 20 है। HEC का जो सिलेबस था पुराना लॉ गैट का, उसमें जो सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए थे उनमें किसी भी तरह की कोई सेक्शन किसी चैप्टर को स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया था, उसको मेंशन नहीं किया गया था। तो अब जो नया सिलेबस आया है उसमें स्पेसिफिकली चैप्टर्स को और सेक्शंस को भी मेंशन किया गया है। तो उसमें सबसे पहले सेक्शन 9 को आज डिस्कस करते हैं डिटेल में। उसके बाद 12, 15 और 20 को। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 9 को। Courts to try all civil suits unless barred. Civil courts have jurisdiction to try all civil suits unless barred by law expressly or impliedly. यानी कि सिविल अदालतों को जो दीवानी अदालतें हैं उनको सिविल नोयत के तमाम तर मुकदमात की जुरिस्डिक्शन हासिल है, उनको इख्तियारी समात हासिल है, हत्ता कि किसी किस्म की कोई उन पे रुकावट या पाबंदी कानून ने न लगाई गई हो। तो उसमें सबसे पहले जुरिस्डिक्शन देखते हैं। सबसे पहली जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है और पर्सनल जुरिस्डिक्शन है। यानी कि ये सारी जुरिस्डिक्शंस अदालत को हासिल होंगी सिविल मैटर से रिलेटेड, तो वो मुकदमा चला पाएगी। सब्जेक्ट मैटर है यानी कि कोई डिस्प्यूटेड मैटर है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, चाहे वो किसी किस्म का कोई भी लेन देन का झगड़ा है, कोई किसी किस्म का कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, तो वो सब्जेक्ट मैटर कंसिडर किया जाएगा। तो जिससे रिलेटेड कोर्ट को सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हासिल होनी चाहिए। उसके बाद पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है। सिविल कोर्ट्स को कैटेगोरिकली डिवाइड किया गया है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। जो सबसे पहले सिविल सूट फाइल किया जाता है वो कॉम्पिटेंट लोअर फोरम पे फाइल किया जाता है सबसे पहले। तो मिसाल के तौर पे अगर सिविल कोर्ट थर्ड क्लास सिविल जज को इख्तियारी समात जो हासिल है 10 लाख से कम हासिल है, तो वो 10 लाख से कम के जितने भी डिस्प्यूटेड सिविल मैटर्स होंगे वो सारे सिविल जज क्लास थर्ड के पास फाइल किए जाएंगे, वो उसको इंटरटेन कर सकता है। और 10 लाख से जो जायद के मुकदमात होंगे वो सिविल जज सेकंड क्लास के पास फाइल किए जाएंगे, वो उसको इंटरटेन करवाए। इसी तरह से फर्दर बाकी मुकदमात को भी प्रोसीड किया जाएगा। उसके बाद टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, इलाके के हवाले से, बाउंड्रीज के हवाले से जो जुरिस्डिक्शन हासिल होगी अदालत को अपने इलाके की, उस इलाके के जितने भी मुकदमात होंगे सिविल नेचर के, वो उसको एंटरटेन कर पाएगी। उसके बाद पर्सनल जुरिस्डिक्शन है। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स कराची में रहता है और उसका उसकी परमानेंट रेजिडेंट भी कराची की है, टेम्परेरी रेजिडेंट भी कराची की है, और जो उसका बिजनेस एड्रेस है या बिजनेस लोकेशन है वो भी कराची की है, वो इस्लामाबाद कभी आया ही नहीं, तो इस्लामाबाद की सिविल कोर्ट्स को उसकी पर्सनल जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं होगी, क्योंकि वो ना तो यहाँ कभी आया है, ना उसकी टेम्परेरी रेजिडेंस है यहाँ पे, ना परमानेंट रेजिडेंस है, ना उसका कोई रिलेटिव यहाँ पे रहता है, ना उसका कोई बिजनेस है यहाँ पे। तो जहाँ पे किसी शख्स का कोई जान पहचान, उसकी किसी तरह की भी कोई भी रहाइश ना हो, किसी तरह का कोई कारोबार लेन देन ना हो, तो वहाँ पे उस इलाके की सिविल कोर्ट्स को उस शख्स के मुतल्लिक जुरिस्डिक्शन, पर्सनल जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं होगी। इसके बाद बार्स को देखते हैं, कौन कौन सी पाबंदियाँ, कौन कौन सी रुकावटें कानून की तरफ से कानून ने लगाई गई हैं। एब्सोल्यूट बार है, मुकम्मल तौर पर पाबंदी, कंडीशनल बार जो शराइत लगाई गई हैं, उसके बाद स्पेशल बार और एक्सप्रेस बार है। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट बार को देखते हैं। इसमें रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा, जो कि पहले भी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं इस पे, रेस सब जुडिस सेक्शन 10 और रेस सब जुडिकाटा सेक्शन 11 पे। रेस सब जुडिस a matter which is already pending before any forum, before any court of law, यानी कि ऐसा कोई भी मैटर, ऐसा कोई भी केस जो किसी और फोरम पे, किसी और कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है,
तो कोई भी पार्टी उनमें से जो ऑलरेडी केस चल रहा है उनमें से कोई भी पार्टी किसी और फोरम पे जाके वही केस दोबारा से फाइल नहीं कर सकती। अगर फाइल कर भी दिया है तो उसकी प्रोसीडिंग नहीं चल पाएगी, कोर्ट उस पर स्टे कर देगी। और उसके बाद रेस्ट जुडिकाटा है मैटर विच इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि किसी कोर्ट में भी कोई सिविल नेचर का कोई मैटर है जो कि ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो सेम मैटर पे, सेम डिस्प्यूट पे, सेम टाइटल पे, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे वैसा ही मैटर किसी और कोर्ट में दोबारा फाइल नहीं किया जा सकता, वैसा ही सिविल नेचर का केस किसी और कोर्ट में फाइल नहीं किया जा सकता, चूंकि उस पर ऑलरेडी डिसीजन कोर्ट का आ चुका है। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री जो है वो भी फाइल की जाती है जब डिग्री अनाउंस हो जाती है, उसके बाद दोबारा से वो दायर नहीं की जा सकती वो भी। उसके बाद एप्लीकेशन है 12(2) की, सेक्शन 12 है सीपीसी की, सब सेक्शन 2 उसकी। तो उसमें भी ये है कि जो कोई भी किसी तरह की कोई डिग्री किसी पार्टी के फेवर में हो जाती है तो उसको चैलेंज किया जाता है, उस सूट को नए सिरे से दोबारा फाइल नहीं किया जा सकता, लेकिन उस डिग्री को चैलेंज किया जाता है उसी फोरम पे, उसी कोर्ट में जिस कोर्ट ने डिग्री किसी पार्टी के फेवर में दी होती है। उसके बाद डिग्री अगेंस्ट प्लेंटिफ, मिसाल के तौर पे अगर किसी मुद्दई के खिलाफ जिसने मुकदमा दायर किया है उसी के खिलाफ ही उस केस में फैसला हो जाता है, तो वो केस, वो मैटर दोबारा किसी और कोर्ट में या उसी कोर्ट में नए सिरे से फाइल नहीं किया जा सकता। उसके बाद रेस्टिट्यूशन है, सेक्शन 144 है सीपीसी की। अदम पैरवी में जो मुकदमात खारिज हो जाते हैं, जो डिसमिस इन नॉन प्रोसिक्यूशन हो जाते हैं केसेस, वो भी नए सिरे से दोबारा से दायर नहीं किए जा सकते। उनकी रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन दी जाती है उसी कोर्ट में और अपने ग्राउंड्स और रीजंस उसमें मेंशन किए जाते हैं कि किन वजूहात की वजह से ये जो पार्टी है वो प्लेंटिफ है मुद्दई, वो अदालत में नहीं पेश हो सका, जिसकी वजह से अदम पैरवी में मुकदमा खारिज कर दिया गया। उसके बाद कंडीशनल बार्स हैं, सूट बाय एलियन, कोई भी गैर मुल्की पाकिस्तान में आके सिविल सूट किसी किस्म का कोई मुकदमा सिविल नोयत का दायर नहीं कर सकता। कोई भी ग्रीवियंस है उसको, कोई भी किसी किस्म का कोई डिस्प्यूटेड मैटर है सिविल नेचर का, तो वो सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन लेगा। फेडरल गवर्नमेंट परमिशन ग्रांट करेगी तो उसके बाद वो पाकिस्तान के किसी सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर पाएगा। उसके बाद सूट बाय फॉरेन स्टेट है, बिल्कुल इसी तरह से कोई दूसरी रियासत, कोई दूसरा मुल्क जो है पाकिस्तान में किसी तरह का भी किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ, किसी शख्स के खिलाफ किसी तरह का भी कोई सिविल नोयत का मुकदमा दायर नहीं कर सकता जब तक कि वो फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन हासिल नहीं कर लेता। उसके बाद स्पेशल बार्स है, सूट फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, किसी भी चैरिटेबल पर्पस के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें किसी किस्म की भी कोई ब्रीच हो जाती है तो एडवोकेट जनरल उस इलाके का जो है एडवोकेट जनरल वो उस मुकदमे को दोबारा से बहाल करवा सकता है, या अगर जो सिटीजन्स हैं वहाँ के वो अगर चाहें तो पब्लिक की फेवर में, पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई काम है तो उस हवाले से उस सूट को दोबारा से दायर किया जा सकता है। उसके बाद एक्सप्रेस बार है, क्रिमिनल मैटर्स हैं, फौजदारी मुकदमात जो हैं वो दीवानी अदालतों में नहीं चल सकते, सिविल कोर्ट्स में नहीं चल सकते। रेवेन्यू मैटर्स हैं इसी तरह से, जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में या असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में उनकी प्रोसीडिंग चल रही होती है। इस तरह फैमिली मैटर्स हैं जो स्पेसिफिकली स्पेसिफाई किया जाता है सिविल कोर्ट्स को, ख़ास तौर पे फैमिली कोर्ट्स को अलग से। ये होते तो वैसे सिविल नेचर के ही मुकदमात हैं, लेकिन इनके लिए अलग से कोर्ट्स बनाई जाती हैं जिनमें सिर्फ फैमिली मैटर्स के से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट है वो वहाँ पे प्रोसीडिंग उनकी चलती है। उसके बाद रेंट मैटर्स हैं, रेंट मैटर्स को भी अलग कोर्ट्स में चलाया जाता है। इसी तरह से स्पेशल ट्राइब्यूनल्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं, जो भी उनकी ग्रीवेंस होती है उससे उनसे रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं वो स्पेशल ट्राइब्यूनल में चलते हैं। इसके बाद सेक्शन 12 को डिस्कस करते हैं। सेक्शन 12 है बार टू फर्दर सूट वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स, जहां किसी भी मुद्दई को
कानून किसी किस्म की भी पाबंदी लगाता है, उस पर रुकावट लगाता है, रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग फर्दर सूट, बाद में किसी किस्म का भी कोई मुकदमा दायर करने से, ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू फाइल अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉज। तो उस वजह पे, उस बुनियाद पे वो बाद में किसी किस्म का कोई मुकदमा भी दायर नहीं कर सकता। उसके बाद सेक्शन 2 है, सॉरी 12 सब क्लॉज 2, जो कि बहुत ही कॉमन है, वेयर अ पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर on the plea of fraud, misrepresentation or want of jurisdiction, he shall seek his remedy by making an application to the court which pass the final judgment, decree, order and not by a separate suit. सबसे पहले डिग्री, ऑर्डर और जजमेंट को जान लेना ज़रूरी है कि ऑर्डर, डिग्री और जजमेंट क्या है। ऑर्डर यानी कि किसी किस्म का कोई भी सिविल सूट अगर प्रोसीडिंग में है, उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, तो कोर्ट किसी किस्म की भी डायरेक्शन देती है या रोकती है किसी चीज़ से, उसको ऑर्डर कहेंगे। जैसे कि स्टे का ऑर्डर होता है कि वो डिफेंडेंट को रोक दिया जाता है कोर्ट की तरफ से कि वो किसी किस्म की भी चेंजेस प्रॉपर्टी में ना करे जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। और इसी तरह से जो डिक्री है वो जुज़वी फ़ैसला होता है किसी भी पार्टी के हक़ में कि और जो फाइनल जजमेंट आती है वो भी अमूमन उसी पार्टी के फेवर में आती है जिसके फेवर में डिक्री अनाउंस की जाती है कोर्ट की तरफ से। और इसमें यह है कि जहाँ कोई भी शख्स अगर फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन के पॉइंट पे अगर करेगा, चैलेंज करेगा, तो वो एप्लीकेशन 12(2) के तहत फाइल करेगा और वो नया सूट फाइल नहीं कर सकता। वो अगर उसके किसी शख्स के खिलाफ कोई डिक्री, ऑर्डर या जजमेंट पास हो चुका है तो वो कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाके किन किन ग्राउंड्स पे लेगा, वो फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, ये 3 ग्राउंड्स हैं। 3 ग्राउंड्स पे वो एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन 12(2) की फाइल करेगा, उसको उस डिग्री, उस ऑर्डर या उस जजमेंट को चैलेंज करेगा। इसके बाद सेक्शन 15 है, कोर्ट्स इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, किन अदालतों में मुकदमा दायर किए जाएंगे, उस हवाले से है। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द लोएस्ट कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। कोई भी मुकदमा सिविल नौयत का है, सिविल नेचर का है, तो वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन जो होगी लोएस्ट फोरम पे, वहाँ पे सिविल सूट फाइल किया जाएगा। सबसे जो लोअर, जैसा कि मैंने पहले सेक्शन 9 में भी डिस्कस किया है इस बारे में। उसके बाद सेक्शन 20 है, अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स रिजाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। जो मुकदमात हैं वो कहाँ दायर किए जा सकते हैं, वो वहाँ दायर किए जा सकते हैं जहाँ वो डिस्प्यूट अराइज हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पे हुई है, और जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है, जहाँ पे मुद्दाई रहता है, वहाँ पे उसी इलाके में, उसी इलाके की अदालत में, सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर उसके खिलाफ किया जा सकता है। पहला पॉइंट है प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, कौन सी प्लेस होगी जहाँ पे, कौन सा एरिया होगा, कौन सी जगह होगी जहाँ पे दावा या मुकदमा दायर किया जाएगा। तो वो एरिया, वो इलाका जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है या जहाँ पे वो डिस्प्यूट अराइज हुआ है, जहाँ पे वो वजह बनी है उस डिस्प्यूट की, तो वहाँ पे मुकदमा दायर किया जा सकता है। और चाहे वो जो डिस्प्यूट हुआ है वो मुकम्मल तौर पे वहीं हुआ है या थोड़ा थोड़ा इशू वहाँ पे बना है, थोड़ा इशू किसी और इलाके में बना है, तो दोनों जगहों पे मुकदमा दायर किया जा सकता है। उसके बाद सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट है, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ सूट किसी पार्टी ने, किसी शख्स ने फाइल करना है, तो वो उसी प्रोविंस में रहते हुए कॉम्पिटेंट फोरम में जाएगा और वहाँ जाके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल करेगा। और अगर फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल करना है तो पूरे पाकिस्तान में रहते हुए कोई भी सिटीज़न किसी भी कॉम्पिटेंट फोरम से गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है। और उसके अलावा नेक्स्ट है पॉइंट, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी। अगर किसी किस्म का लेन देन किसी पार्टी के साथ हुआ है, उनमें तनाज़ा हुआ है और वो पैसे वसूली के हवाले से उनमें कोई डिस्प्यूट है, तो अगर कोई शख्स किसी को चेक देता है और चेक डिसऑनर हो जाता है, तो जहाँ पे जिस एरिया में वो चेक डिसऑनर हुआ है, जिस बैंक में, वो उसी से रिलेटेड जो कोर्ट्स होंगी वहाँ उस लोकेलिटी की, वहीं पे सूट वो केस जो है वो फाइल किया जाएगा। और उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन है, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अभी मैंने जैसे जिक्र किया है
कि जो वजह बनी है उस डिस्प्यूट की, और जहाँ पे तनाज़ा खड़ा हुआ है वहीं पे उसी लोकेलिटी में जो जुरिस्डिक्शन होगी वहाँ की कोर्ट्स की, वहाँ पे केस फाइल किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। इसके बाद जितनी भी सेक्शंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।